यस सर। यस सर, आ रही है आप। थैंक यू। आज धर्मपाल सोत पीठ स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल के राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। हम सभी का वेबिनार है और धर्मपाल जी जिनका हमारे इतिहास में बहुत अभूतपूर्व योगदान है और जो आज हमारे राष्ट्र को प्रेरक इतिहास देने वाले और एक नया हम सभी को आयाम देने वाले प्रोफेसर धर्मपाल जी जो प्रख्यात इतिहासकार हैं और विचारक हैं, लेखक हैं। उन्होंने कई विषयों पर अपने आलेख लिखे और हम सभी को भारतीय जो इतिहास है और जो भारतीय हमारा प्रारंभिक इतिहास है उसको कैसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और हम सभी को जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और जो हमारे पूर्वज कार्यकर्ता हैं उनका क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण था इस जीवन के प्रति, इन सभी को रेखांकित करने वाले प्रोफेसर धर्मपाल जी जिनका जन्म 1922 में हुआ था, उनकी स्मृति में उनके जन्म दिवस पर आज के कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। स्वागत की इस बेला में हमारे बीच में जो कार्यक्रम की अध्यक्षता आज कर वाले हैं वो हैं श्री शिव शेखर शुक्ल जी। आप प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के और पदेन उपाध्यक्ष हैं धर्मपाल सोत पीठ के। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है। आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में आज के जो कार्यक्रम के भले ही हम समन्वयक हैं कार्यक्रम के, लेकिन आज के कार्यक्रम के जो मुख्य मार्गदर्शक हैं हम सभी की जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और बड़े संक्षिप्त नोटिस में सिर्फ 3 या 4 दिन की तैयारी में माननीय हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर हैं जो धर्मपाल सोत पीठ के निदेशक हैं। उनके अथक प्रयासों से ये वेबिनार संपन्न हो सका। आपका भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में रहने वाले हैं, आपका हम सभी को विषय परिचय प्राप्त होगा इस संबंध में। हमारे बीच में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी भी हैं जो सदस्य सचिव हैं इंडियन ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च प्राध्यापक हैं। बहुत सारे शोध उनके अंदर में हो चुके हैं, स्वयं डीलिट हैं। आपका भी विशिष्ट आतिथ्य हम सभी को प्राप्त होगा। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी हैं जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री संगठन सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली से हैं। आपने महामना मालवीय पर शोध कार्य किया और आपका अनवरत शोध कार्य जारी है। आपका पाथे और आपका जो मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है आज के कार्यक्रम में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो जो रिकॉर्डिंग करने लायक होगा और सभी को प्रेषित करने लायक भी होगा। हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा। इसीलिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छी संख्या में अधिक से अधिक संपूर्ण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करेंगे, ऐसी आशा है। आज का जो प्रारंभिक वक्तव्य के रूप में प्रोफेसर धर्मपाल के जीवन से संबंधित जो भी बात है वो एक प्रख्यात लेखक मार्गदर्शक रहे हैं। 1922 में उनका जन्म हुआ जब हमारा देश गुलाम था और मात्र 8 वर्ष की आयु में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इस देश में, तब वो महात्मा गांधी जी को उन्होंने देखा और 1940 में उन्होंने खादी ग्रहण किया, स्वीकार किया, खादी वस्त्र पहनना चालू किया और 1942 में भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें उन्होंने बड़े सक्रियता से सहभागिता की। वर्धा सेवाग्राम वर्धा में महात्मा गांधी के उसमें जुड़े रहे और इसके बाद उनके जो महात्मा गांधी की प्रेरणा से जब 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया वहां पर कि क्या अगर भारत में अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत में तो शिक्षा या भारत के लोग शिक्षित हो ही नहीं सकते थे। तो महात्मा गांधी वहां पर इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाए। ये पीड़ा उन्होंने अपनी प्रोफेसर धर्मपाल जी को कही और धर्मपाल जी को बताया कि हमको अपनी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का गौरव है
हमारा जो प्राचीन गौरवपूर्ण भारतीय इतिहास है, स्वर्णिम भारत है, प्राचीन आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी हम सभी लोग बात करते हैं, हम सभी लोग इसमें विस्मृत हो चुके थे। इन सभी चीजों को हमको प्रोफेसर धर्मपाल जी ने याद दिलाया। बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा, चूंकि ये विषय परिचय है, हमारे बीच में हर्ष डॉक्टर साहब लेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इसीलिए इसमें विस्तार से ना चर्चा करते हुए आज का जो प्रारंभिक वक्तव्य था कि ऐसे महान जो पुण्यात्मा हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उनकी स्मृति में धर्मपाल शोधपीठ भोपाल में स्थापित है। उसी संदर्भ में आज उनके जन्म दिवस के संदर्भ में आज का जो कार्यक्रम आयोजित है, मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी को, जो निदेशक हैं धर्मपाल शोधपीठ के, कि हम सभी को विषय का परिचय कराएंगे। हर्षवर्धन जी, भाई साहब जी नमस्कार। स्वागत है भाई साहब। मैं धर्मपाल शोधपीठ की ओर से सभी विद्वतजनों का स्वागत करता हूं और एक अल्प सूचना पे और एक कम समय मिलते हुए इस वेबिनार की एक रूपरेखा तय हुई थी। तो मैं भी धर्मपाल शोधपीठ के लिए नया हूं, बाकी सभी लोगों से मेरा पुराना परिचय है। तो इस कार्यक्रम के लिए जो मुख्य अतिथि हैं, माननीय सुश्री उषा दीदी, जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति विभाग की, और इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री शिव शेखर जी शुक्ला, जो संस्कृति और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन है। इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय प्रोफेसर कुमार रत्नम, जो भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण संस्थान के, दो महत्वपूर्ण संस्थानों के सदस्य सचिव हैं और इसके अन्यत्र उनकी विद्वत्ता की संपूर्ण भारत में कोई सानी नहीं है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और एक तपस्वी मनोयोगी के रूप में हमको जो मुख्य वक्ता मिले हैं, हमारे डॉक्टर बाल मुकुंद जी। आप मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। वो पूरा जीवन भारत माता, भारत भू की सेवा और इतिहास की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया है। वो स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान हैं और अनेकों संस्थाओं के वो फाउंडर मेंबर भी हैं और कितने ही युवा मार्गदर्शक हैं। और पूरे उनका सानिध्य और उनका मार्गदर्शन हमको समय समय पर पाथेय के रूप में हमको प्राप्त होता है। ऐसे मुख्य वक्ता को रूप में हम आज बाल मुकुंद जी को सुनने का हमको अवसर प्राप्त होगा। आज भारतीय 19 फरवरी ग्रेगरी कैलेंडर की आज एक महत्वपूर्ण तिथि है, 19 फरवरी। और आज हम इतिहास के 3 कालखंडों को एक साथ देखने का हम प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। कि एक सुखद अनुभूति भी इसको हम कह सकते हैं कि 3 अलग कालखंड हैं देश में, और आज 19 फरवरी के दिन ही इन 3 महान कर्मयोगियों का या राष्ट्रभक्तों का, या कह सकते हैं उनको कि एक भरत पुत्रों, इन 3 भरत पुत्रों की आज जन्मतिथि है। सबसे पहले हम देखते हैं जब मध्यकाल में, जब संपूर्ण भारत मुगल आक्रमणों की और विभीषिका से जूझ रहा था, उस समय हिंद स्वराज्य के प्रणेता छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भी आज जयंती है। तो वह का मध्यकाल का एक खंड था। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि आज 19 फरवरी के दिन ही माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संघचालक थे, वह अपने काल के पुरोधा हैं, मनीषी हैं, प्रणेता हैं। और उन्होंने संपूर्ण भारत का, ऐसा कहा जाता है कि वो संपूर्ण भारत का वर्ष में कम से कम 36 बार प्रवास किया करते थे। तो पूरे भारत को जानने का, समझने का एक योग्यता का उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में अपना एक परिचय दिया। वह इतिहास का एक मील पत्थर भी है। और इसी कालखंड में हम देखते हैं कि जिनके नाम से आज यह राष्ट्रीय वेबिनार आहूत किया गया है या जिसका आयोजन किया जा रहा है, प्रोफेसर धर्मपाल जी, वह भी
अपने काल के आधुनिक जब भारत स्वतंत्र स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस कालखंड में 1922 में उनका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्म हुआ। इन तीनों में एक सिमिलरिटी हमको दिखाई पड़ती है कि यह तीनों ही भारतीय चिट्ठी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। या हम शिवाजी की बात करें तो हम मध्यकाल में देखते हैं जिस हिंदवी स्वराज्य की कल्पना वो कर रहे हैं, जिस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की है, वो जिस हिंदवी स्वराज्य के अंतर्गत वो संपूर्ण भारत को लाना चाहते थे, उसी हिंदवी स्वराज्य के कुछ अंशों को समाहित करके श्री गुरुजी भी कुछ हमको कार्य करते दिख रहे हैं, और उसी कार्य को अपने वैचारिक अधिष्ठान के रूप में धर्मपाल जी ने बढ़ाया है। और हम धर्मपाल जी को देखते हैं कि धर्मपाल जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, गांधीवादी। तो मैं समझता हूं कि यदि आधुनिक परिभाषाओं को हम जरा इतिहास की उसको यदि हम उसको उपेक्षित दृष्टि से देखें, तो जो वाद शब्द है, वस्तुतः यह वाद शब्द ही दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ है। कि जब से 17वीं 15वीं शताब्दी के बाद से जब इन वादों का जब जन्म दुनिया में होने लगा, और सेमेटिक संप्रदायों के आने के बाद जब वाद आए, तो इन वादों ने पूरी दुनिया को संघर्ष के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो हम थोड़ा सा त्रुटि सुधार करते हम यह कह सकते हैं कि धर्मपाल जी गांधीवादी ना होकर वो सतत रूप से गांधी के विचारों का अनुसरण करते थे, या वो गांधी जी के दर्शन के, साहित्य का और गांधी जी के मनोभावों के वो प्रबल समर्थक थे या आग्रही समर्थक वो थे। वस्तुतः जब धर्मपाल जी और हम देखते हैं कि पूरी भारत की हम परंपरा को देखते हैं, प्राचीन काल से आज तक इस परंपरा में विचार और चिंतन की एक परंपरा रही है। तो धर्मपाल जी उसी चिंतन की परंपरा से आते हैं, उसी विचार की परंपरा से आते हैं। वह जीवन भर अपने जब तक भारत स्वतंत्र रहा, वो राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने समग्र रूप से अपना योगदान तय किया। साथ ही वे बापू ग्राम जैसा जो सेवा ग्रामों की भी स्थापना में वो पीछे रहे। तो परंतु यदि हम उनके संपूर्ण दर्शन को देखते हैं, उनके साहित्य को देखते हैं, जिन्होंने घंटों घंटों बैठकर भारत के सारे अभिलेखागारों में और लंदन के अभिलेखागारों में और अन्य अन्य देशों के अभिलेखागारों में उन्होंने जिसको अपने हाथों से लिखा है, वह पूरा संकलन आज हमारे सामने 10 खंडों में हमारे सामने है। वह उस समग्र अध्ययन के अंदर उस भारतीय चिट्ठी की बात करते हैं, उस वैदिक मनीषा की बात करते हैं, उस मूल संस्कृति और मूल परंपरा से ऊर्जा प्राप्त कर रही सतत रूप से प्रयासरत जो भारतीय चिट्ठी है, कि भारत जब बन रहा है तो उसका रोल मॉडल क्या होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ये आधुनिक काल में जब स्वतंत्रता के पूर्व मदन मोहन मालवीय जी भी इस बात को कह रहे हैं, डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है। तो वह डैमेज कंट्रोल की जो क्षति हमारी विगत 1000 वर्षों में विदेशी और मुस्लिम और यूरोपीय आक्रमणों के द्वारा हुई है, और जिसके ऊपर हम जिन मूल्यों के आधार पर हमको स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए थी, वह मूल्य आज भी वर्तमान तक हमें किसी भी रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि आज हम धर्मपाल जी के साहित्य के आलोक में संपूर्ण भारत का यदि को हम देखें, तो आज भी समस्या हमको यथा रूप में दिखाई देती है। धर्मपाल जी ने 8वीं और 19वीं शताब्दी में जो भारत को डेमोलाइज करने के लिए, जो भारत को नष्ट करने के लिए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, वो भारत के युग युगीन गौरव और युग युगीन जो भारत की व्यवस्थाएं थी, उनको नष्ट करने के लिए जो यूरोपियों ने जो दुष्चक्र चलाए, और उनके साथ समान रूप से तथाकथित भारतीय विद्वानों ने भी सहभागिता की, उसको वह कोट करते हैं। और वह कहते हैं कि वह उस चिट्ठी की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो चिट्ठी मूल रूप से सदियों से भारतीय संस्कृति का प्रभावपूर्ण स्रोत के रूप में जो काम कर रही थी। जब हम 1947 में हम स्वतंत्र होते हैं, तो हम जैसा अंग्रेज हमको जिस स्थिति में छोड़कर गए थे, और जिस औपनिवेशिकता की बात हम लोग करते हैं, और जिस नैरेटिव को आज हम पूरे भारत में देखते हैं, कि आज भी हमारा मन कहता है कि परंपराएं कुछ कहती हैं और पाठ्यक्रम हम आज कुछ कहता है और व्यवस्थाएं कुछ और कहती हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं की ओर धर्मपाल जी ने
अपना ध्यान इंगित कराया है अपना, और सारी दुनिया को वो उन्होंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। चाहे हम उनकी कृति भारतीय चिट्ठी मानस एवं काल को लें, या भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें 18वीं 19वीं शताब्दी में, या असहयोग की उनकी भावना को हम देखें, या शिक्षा के ऊपर लिखे गए उनके दर्शन को देखें, या गो की बात करें, गो गंगा गायत्री की बात यदि हम करते हैं, जिहाद की बात हम करते हैं जो वर्तमान में हमको भी दिखाई पड़ता है, और भारतीय ट्रेडिशंस की, इंडियन ट्रेडिशंस की बात हम करते हैं, तो वह धर्मपाल जी का जीवन का एकमेव उद्देश्य था कि वह अपने विचारों, अपने दर्शनों के द्वारा इस संपूर्ण भारत की जो अधिष्ठान है वो भारतीय चिट्ठी पर अधिष्ठित करना चाहते थे। एक धर्मपाल जी और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर जी, दोनों अच्छे मित्र रहे, तो जब भी दोनों कहीं पर मिलते थे तो धर्मपाल जी बार बार 8वीं 19वीं शताब्दी के भारत को देखने की बात करते थे, उस समय के साहित्य को देखने की बात करते थे। तो चंद्रशेखर जी का उनसे बार बार आग्रह रहता था कि दुनिया आज 21 सदी की ओर जा रही है, आप बार बार 8वीं 19वीं शताब्दी की और क्यों देखते हैं, क्यों? और किसी और उनके एक मित्र ने बोला कि हाँ, आप क्यों इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? तो माननीय धर्मपाल जी का यह प्रति उत्तर था कि वास्तव में जो भी समस्या है, आज जिस ओर भारत चल रहा है वह भारत का मूल पिंड नहीं है। भारत आज कहीं भटक गया है, और उसको यदि इन समस्याओं का निदान हमको पाना है, या फिर हमको एक नव सृजनात्मक या गौरवशाली भारत को पुनः अधिष्ठित करना है, तो हमें 8वीं 19वीं शताब्दी की भारत की ओर हमें देखना होगा। तो आज हम धर्मपाल जी की जयंती के अवसर पर सभी आप विद्वज्जन आज इस वेबिनार के माध्यम से एकत्र हुए हैं, तो मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं और आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, क्योंकि यह आज एक परंपरा शुरू हुई है कि हम प्रयास करें कि आज धर्मपाल जी के जो साहित्य की एक एक जो लाइन है, उनका एक एक शब्द है, उनकी विस्तृत व्याख्या हो। और मैं ICHR के माननीय सदस्य व सचिव महोदय से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय के फलक को हम राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं, और राष्ट्रीय नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फलक को उठाएं, और धर्मपाल जी के किए गए हुए स्वावलंब और उनके परिश्रम, उनके अथाह परिश्रम से जो पूंजी, जो संचय आज हमारे पास में जो एकत्र हुआ है, हम उससे एक युगांतर भारत का, या फिर हम कहें कि एक गौरवशाली समृद्ध भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। और जो आज शिक्षा को लेकर बात चल रही है, जो आज संस्कृति को लेकर बात चल रही है, या विधि के क्षेत्र को लेकर बात चलती है, या आर्थिक जगत की बात चलती है, उन सब बातों को हम धर्मपाल जी के जो विचार हैं, उनकी जो चिट्ठी की अवधारणा है और जो उनका दर्शन है, उसको आलोक में सुलझाने में या अधिष्ठित करने में सफल होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आपका इस वेबिनार में मैं धर्मपाल शोधपीठ की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपने बहुत संक्षिप्त में इतनी विस्तृत जानकारी हम सभी को उपलब्ध कराई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने धर्मपाल जी को गांधीवादी ना होकर उनके गांधी पर अपना जीवन जीने के लिए, और बताया कि उन्होंने वादी ना होकर अपना संपूर्ण जीवन गांधी दर्शन पर आधारित जिया, और संपूर्ण साहित्य को देखने से पता चलता है कि उन्होंने पूरा जीवन और पूरा साहित्य भारतीय चिट्ठी को ध्यान में रख के गढ़ा है, और हम सभी को जो आज मार्गदर्शित कर रहा है। हमारे बीच में प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी भी हैं, जो हम सभी के मार्गदर्शक हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसी बीच में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी हैं, जो सदस्य सचिव हैं ICHR और ICPR के। आपकी पार्लियामेंट्री बैठक भी है आज 1 बजे से, इसीलिए उन्हें जाना भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोगों को भी अच्छा समय देके जाए वो। और आज के इस कार्यक्रम में अपने व्याख्यान के लिए विशिष्ट आतिथ्य के रूप में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हम सभी को के बीच में अपनी बात रखें। धन्यवाद भाई अलकेश जी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जन्मभूमि को प्रणाम। निश्चित रूप से आज का दिन भारतीय इतिहास ने वैश्विक पटल पर विचारों की उपादेयता को स्थापित करने वाले अनेकों मनीषियों के जन्म तिथि पर है। प्रमुख रूप से हम आज
आचार्य धर्मपाल जी की जन्मतिथि के रूप में उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, जिनका पाथे हमारे लिए ऊर्जा का संचार का माध्यम होता है, ऐसे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन की एक सम्मानित और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय को दिशा प्रदान कर रही ऐसी मेरी आदरणीय बहन उषा जी। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार संचालक आचार्य धर्मपाल शोध पीठ के निदेशक भाई हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी, और मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय डॉक्टर अलकेश भाई। और मैं इस पर देख रहा हूं अनेकों अध्यताएं जुड़े हैं, जिसमें डॉक्टर अजय घोष से लेकर कई बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं। अलकेश जी से मैंने निवेदन किया था कि चूंकि मेरे को 1 बजे प्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष, 12:30 पर निकलना पड़ेगा। मेरे इस निवेदन को आपने स्वीकार किया। पहले तो मैं यह उल्लेखित करना आवश्यक समझता हूं कि जैसा कि भाई हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को इस ओर सोचना चाहिए, उनके विषय को समाज में, राष्ट्र में पहुंचना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय इतिहास अनुसंधान सदैव ही ऐसे मर्मज्ञों, चिंतकों, विचारकों जिनकी इतिहास के प्रति एक स्पष्ट नीति, राष्ट्रवादी चिंतन है, उनको लेकर काफी गंभीर है। इसी अनुक्रम में हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई थी, इसमें माननीय बाल मुकुंद जी से लेकर आचार्य रजनीश जी अन्य विद्वान रहे थे। और इस क्रम में हम कर रहे हैं और करते रहेंगे कार्यक्रम। आचार्य धर्मपाल एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामान्य जीवन, सामान्य परिवार में जन्म लेता है, विचारों की उत्पत्ति के मूल में तत्कालीन असहयोग आंदोलन के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य की स्थिति में उत्पन्न ये विचारक किस प्रकार से पोषित होता है उस उपनिवेशवादी विचारधारा में, उस विषयवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं में, उसका प्रतिबिंब, उसका मर्म, उसका प्रतिरोध, उसका आक्रोश और एक असंतोष की भावना निश्चित रूप से हमें परिलक्षित होती है उनके व्यक्तित्व में। उनके व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। उन परिस्थितियों ने उनको झंझोरा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद जिस प्रकार से एक स्वयं के जागरण के लिए घटित हुई चोराचारी की घटना के कारण इसको अवरुद्ध कर दिया गया और एक नई राजनीतिक व्यवस्था के रूप में हमें, एक नए महात्मा गांधी के रूप में, एक नायक के रूप में हमको दिखलाई पड़ता है। इसी के समानांतर राष्ट्र में अनेकों प्रकार की विचारधाराएं, राष्ट्र स्वजागरण, जैसा कि माननीय बाल मुकुंद जी सदैव उल्लेखित करते हैं कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, एक स्वाधीनता आंदोलन था जो स्वयं के जागरण को लेकर चलाया गया, स्वयं केवल राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति तक सीमित नहीं था। यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद भी हम अनेकों दशकों तक हम इसी मर्म में, इसी विषय को लेकर देखते हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता से विमुक्तिकरण किस प्रकार से हो, विदेशी औपनिवेशिक विचारधारा से जीवन में, संस्कृति में, विभिन्न आयामों में, इतिहास के विशेष संदर्भ में किस प्रकार से इस पर हम वास्तविक रूप में स्वाधीन हो सकें। इस स्वाधीनता, भारत की त्याग समर्पण की संकल्प की अवधारणा, भारतीय चेतन के प्रकाश में भारतीय संस्कृति के मूल्यों, नैतिकताओं के आधार पर उनका विमर्श, मंथन, ये सब हमें आचार्य धर्मपाल जी के विचारों में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। यदि मुझे एक बात कहना हो आचार्य धर्मपाल के चिंतन को, मैं विनती करूंगा कृपया सभी म्यूट कर लें। अगर एक वाक्य में मुझको ये कहना होगा तो ये कहा जा सकता है कि धर्मपाल जी का समस्त चिंतन इकोनॉमी, इक्वलिटी एंड एथिक्स पर आधारित है। यानी वो अर्थ जो भारतीय वांग्मय में चतुर्थ पुरुषार्थ के संदर्भ में है, समानता का भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद के दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, और आदर्श
जो हमारे भारतीय वाङ्मय का मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति का मूल केंद्र है। इन सभी का समन्वय के रूप में स्थापित करना चाहते थे आचार्य धर्मपाल जी, जो भारतीय जनसाधारण में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में एक ऐसा चिंतन देना चाहते थे जो व्यक्ति को स्वतः स्फूर्जित करे और व्यक्ति इस साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में स्वयं के जागरण में संलग्न हो जाए। ये तर बात है कि महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे, वर्धा में रहे, गांधी चिंतन का अध्ययन किया, लेकिन उनकी दृष्टि भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्र के प्रति दृष्टि, प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल की अवधारणा, भारत कोई एक राजनीतिक इकाई नहीं है जो भौगोलिक सीमाओं से आच्छादित हो, भारत एक सांस्कृतिक जीता जागता राष्ट्र है। यह अवधारणा निश्चित रूप से मुझको तो व्यक्तिगत रूप से आचार्य धर्मपाल के विचारों में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है, जिसकी परिणति में मुजफ्फरनगर के एक छोटे से कस्बे में जन्म लेने वाला यह व्यक्ति एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर से अपने चिंतन को स्थापित करने में सफल हुआ। उसके मूल में हमारी भारतीयता, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति, हमारा समन्वय, हमारे त्याग की अवधारणा, हमारे संकल्प की अवधारणा को रखने के बाद जो वास्तविक भारत है, अर्थ के विषय में भी वो सामान्य रूप से महात्मा गांधी के सामने पे हम पाते हैं। वो कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को रेखांकित करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष हम खड़ा पाते हैं, जब वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक राज्य पोषित संस्थाओं और अर्थव्यवस्थाओं को देश की पहुंचाने की ऐसी इच्छा रखते हैं विचारों में। निश्चित रूप से आचार्य धर्मपाल जी पर उतना अधिक विमर्श, चिंतन स्वतंत्रता के बाद भी नहीं हो सका, ये सोचने का विमर्श का विषय है। उनके चिंतन में अर्थ, समाज, संस्कृति, समन्वय के भाव, एक एक विषय पर गूढ़ता से अध्ययन की आवश्यकता है। मैं विश्वास रखता हूं कि आज के इस वेबिनार के माध्यम से आयोजित इस विमर्श में बहुत बड़े बड़े विद्वान, विद्वत, वक्ता अपने विचार रखेंगे। श्रद्धेय बाल मुकुंद जी का विचार हमारे पाठक के रूप में प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से इस जो बौद्धिक यज्ञ में अमृत निकलेगा, वो राष्ट्र और समाज को जो दिशा देगा, वो आगे आने वाले समय में उपादेय नहीं सिद्ध होगा, बल्कि राष्ट्र को एक दृष्टि भी देगा। अभी बात हो रही थी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यवहारिक जामा कुछ भी हो, लेकिन उसकी आत्मा प्राचीन और आधुनिकता के मध्य भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ऋषि परंपरा के सेतु के रूप में मैं देखता हूं। ऐसा ही धर्मपाल जी के विचारों में देखने को मिलता है। जब भारतीय शिक्षा के प्रति जब अपने विचारों पर प्रकाश डालते हैं, तो उनका दर्द स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि भारत में श्रुति आधारित वेद पुराणों के संदर्भों में ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान समय में विगत वर्षों में वातावरण अनुकूल हुआ है। भारत का शिक्षा मंत्रालय काफी गंभीर है। भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित परिषदें इस दृष्टि में सक्रियता से काम कर रही हैं, और वो समय दूर नहीं है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय नागरिक और ग्लोबल सिटीजन की अवधारणा को पूर्ण कर वैश्विक पटल पर हम अपनी पहचान, जो पूर्व में थी, वर्तमान में कुछ विखंडित हुई, दृष्टि बदली लोगों की, लेकिन वह मूल्य पुनर्स्थापित होंगे। इसी आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और संचालकों महोदय से इस निवेदन के साथ अनुमति चाहता हूं कि मैं माननीय बाल मुकुंद जी के उद्बोधन के बाद इसको छोड़ने के लिए बाध्य होऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार रत्नम जी। बाल मुकुंद जी अभी शीघ्र हम सभी के बीच में आने वाले हैं,
लेकिन आपका जो अभी विषय था वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। आपका जो था, आपने जो जिन परिस्थितियों में प्रोफेसर धर्मपाल जी का जो व्यक्तित्व निखर के आया, ऐसी विपरीत परिस्थितियों की बात की, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो और भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब परिस्थितियों में आपने जो अपना विषय रखा कि कैसे धर्मपाल जी का व्यक्तित्व निखर के आया और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जब नैरेटिव सेट था कि सारी चीजों को, जो भारतीय मान्यताएं हैं या जो भारतीय दर्शन है, उसके खिलाफ जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसके खिलाफ हमेशा एक वातावरण बना के रखते थे। उस वातावरण के प्रत्युत्तर में उन्होंने कैसे अपने एक एक छोटे छोटे से एविडेंस उन्होंने, तो इस अपने जो व्याख्यान सीरीज में अभी हम सभी के बीच में कुमार रत्नम जी का उद्बोधन प्राप्त हुआ था, उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान धर्मपाल जी का जो जीवन कैसे विकसित हुआ, उनका व्यक्तित्व कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा हम सभी के बीच में की है। हमारे बीच में प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारे बीच में मुख्य सचिव श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी भी उपस्थित हैं जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं आज के कार्यक्रम की। तो अगर वो हमारी बात को सुन पा रहे होंगे तो वो अपनी बात को हमारे सब सम्मुख रखना चाहेंगे। प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं। हाँ ठीक है। यस सर, यस सर। सर सर आमंत्रित हैं आप, हम अपनी बात को हम सभी के बीच में रखें। जी नमस्कार। थैंक यू सर। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि धर्मपाल जी ने 18वीं शताब्दी के भारत से संबंधित शोध किया है और प्रकाशन भी उनके हुए हैं। अब ये तो चर्चा सबने की है और करेंगे लोग कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, पर मैं इस विषय पर बात करूंगा कि जिस 18वीं शताब्दी पर उन्होंने काम किया, वो 18वीं शताब्दी क्या थी भारत की, कैसी थी और कैसे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा हुई है, और उन उपेक्षित तत्वों में से एक के बारे में शोध धर्मपाल जी ने किया है। तो 18वीं शताब्दी की मैं बात करूंगा, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब मैंने नेट में ढूंढा कि 18वीं शताब्दी के भारत पर किन्होंने इतिहास लिखा है, तो सिर्फ एक किताब मुझे मिली, ईश्वरी प्रसाद की 18th सेंचुरी इंडिया। और जब मैंने उसकी विषय सूची को तलाशा तो वही पारंपरिक विषय थे कि मुगलों का पतन और अंग्रेजों का आगमन। ऐसा लगता है कि इतिहासकारों ने, तमाम इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी को सिर्फ मुगलों के पतन और ब्रिटिश सत्ता के आगमन, उसके विकास के बारे में बात की है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 18वीं शताब्दी का इन सब लोगों ने छोड़ा है, पता नहीं क्यों, और उसी की तरफ मैं आपको ले जाने चाहता हूं। इतिहास के कुछ तारीखें और कुछ अन्य बातें आपसे मैं शेयर करूंगा 5-7 मिनट में। मैं भी असल में यात्रा में हूँ, बाहर हूँ, तो अभी मैं अपनी कार में बैठा आपसे बात कर रहा था और अभी कमरे में आके विश्राम कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि अगर अपन मुगल साम्राज्य की बात करें तो उसके पतन की शुरुआत तो वहाँ से होती है कि भाई जब फर्रुख सियार आया, उसके बाद फिर फर्रुख की हत्या हो गई और फिर निज़ाम ने विद्रोह किया। ये 1721-22 की बात है। अब ये 1720-21 का जो साल है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व को जन्म देता है, और वह है बाजीराव पेशवा प्रथम, बाजीराव प्रथम पेशवा। अब इन इतिहासकारों ने ये तो लिखा कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं बहुत थोड़े से ने कर दिया किसी छोटे से अध्याय में कि बाजीराव पेशवा का पिता बालाजी विश्वनाथ पहले आ चुका था दिल्ली, एक भ्रमण किया था जब बाजीराव पेशवा नौजवान था और अभी पेशवा नहीं हुआ था, पहली बार दिल्ली उसने देखा। और अपने पिता की मृत्यु के बाद बाजीराव पेशवा 1720 में पेशवा हुआ, और 1720 से 40 तक यानी 20 साल का जो अरसा है,
इस 20 साल के अरसे की चर्चा नहीं होती इस किताब में, 18वीं शताब्दी के इतिहास की किताब में। इसे ये 20 साल बड़े इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य के पतन के, जिसकी आखिरी सीमा है 1739, जबकि नादिर शाह दुर्रानी ने आक्रमण किया। तो परवर्ती मुगल सम्राटों की बात होती है, नादिर शाह दुर्रानी के आक्रमण की बात होती है, यहाँ की लूट की बात होती है। और लेकिन बाजीराव पेशवा का जो महान कृतित्व था कि सारे उत्तर भारत को जिसने अपने ध्वज, विजय ध्वज के नीचे ला दिया, इसकी चर्चा आपको बहुत संक्षेप में मिलेगी। एक आध चैप्टर में सारे मराठों की बात होगी, लेकिन बाजीराव पेशवा के 20 साल की चर्चा नहीं होगी। हाँ, बाजीराव पेशवा आया, विजय खत्म। एक किताब और भी प्रकाशित हुई है कुछ साल पहले, शायद पेंगुइन की है, उसका शीर्षक है मराठाज, मेराडर्स एंड स्टेट फॉर्मेशन इन 18th सेंचुरी इंडिया। ये दूसरी किताब मुझे मिली 18वीं शताब्दी के बारे में, जिसमें तमाम निबंध हैं। उन निबंधों के साथ मराठों के बारे में भी कुछ निबंध हैं, लेकिन समग्र रूप से मराठों के उदय, अभियान, विस्तार की चर्चा नहीं है। हम जब पढ़ा करते थे एक जमाने में, तब मराठों का इतिहास का एक पूरा पर्चा हुआ करता था, लेकिन आजकल विश्वविद्यालयों में से मराठों के इतिहास का पर्चा हटा दिया गया है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा, ऑप्शनल है अगर, और वो ऑप्शनल की चर्चा कोई विस्तार से नहीं होती है। केवल महाराष्ट्र वाले मराठा इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जो मराठों का योगदान था, अवदान था, उसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में आमतौर पर मराठों के बारे में अलग से पर्चा नहीं है। तो 1739 एक सीमा रेखा है मुगल साम्राज्य के पतन के सिलसिले में। हम बहुत आगे तक नहीं जाते मुगल साम्राज्य को लेकर, उसको बेकार ढोना है, क्योंकि उसके बाद ही वो लगातार कमजोर होता गया। लेकिन उसके कमजोर होने के स्थान पर मराठों का अभ्युदय जो होता है, सारे मराठे जो सारे उत्तर भारत पर छा जाते हैं, इसकी चर्चा कम होती। जैसे 1757 के प्लासी के युद्ध का के बारे में पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, उसके कारण क्या थे, क्या घटना थी, क्या परिणाम हुआ। लेकिन उसी किताब में ये बिल्कुल जिक्र नहीं होगा कि 1720 से लेकर 1740 तक मराठा का साम्राज्य उत्तर भारत में ज्यादा था, जिसकी तुलना में अंग्रेज बहुत सीमित थे बंगाल में। लेकिन बंगाल की चर्चा विस्तार से होगी, लेकिन मराठों के अभ्युदय की विस्तार की चर्चा बहुत कम होगी। आगे चलिए, 1740 के बाद की कहानी क्या कहती है। 1740 के बाद जो इतिहास की किताब है वो कर्नाटक वार्स की चर्चा करेगी, एंग्लो फ्रेंच वार्स की चर्चा करेगी, 1740 की, 48 की, 53 की। लेकिन 1740 के बाद मराठों ने क्या किया, किस प्रकार मराठों का और भी उत्थान हुआ, इसकी चर्चा नहीं होगी। फिर 1764 की बात होती है, प्लासी के 1761 की बात होती है, पानीपत का युद्ध की थी, पानीपत का तीसरा युद्ध की। लेकिन पानीपत का युद्ध जब हो रहा था, उसके पहले ये चर्चा नहीं होती कि मराठे दिल्ली तक पहुंच चुके थे, दिल्ली दरबारपन का प्रभाव था, महादजी सिंधिया जैसे लोग वहां पर उभर कर आ रहे थे। लेकिन महादजी सिंधिया के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, उसके विस्तार की कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन चर्चा किसकी होती है, अंग्रेजों का बंगाल में उदय। 1761 के बाद 1764 बक्सर की बड़ी चर्चा होती है, बक्सर की लड़ाई, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे। लेकिन ये चर्चा नहीं होती कि बक्सर की लड़ाई के बाद उस शाह आलम द्वितीय को, जो दिल्ली से 10-12 साल से गायब था डर के मारे अपने अधिकारियों के, उसको जब दिल्ली जाने तब वो तैयार हुआ, जबकि महादजी सिंधिया और मराठों का सहयोग उसको मिला तब। तात्पर्य कहने का ये है, इस सारे घटनाक्रम में मराठे को उत्थान की, उनके विस्तार की, अटकटिक विस्तार की कोई चर्चा नहीं होती है। अब ये अजीब बात है कि आखिर जब हम आधुनिक भारत की बात आप करते हैं, चाहे वो ब्रिटिश कालीन भारत की शीर्ष शक्ति हो या आधुनिक भारत की शीर्ष शक्ति हो, उसमें अंग्रेजों का चर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये मराठा शक्ति के उत्थान की चर्चा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। और आगे चलिए, 1772 सालबाई की संधि की चर्चा थोड़ी सी होगी, लेकिन सालबाई की संधि के वक्त ये बताना इतिहासकार भूल जाता है कि जब सालबाई की संधि हुई, तब मराठे अंग्रेजों की सत्ता के बढ़ने के बाद जिनके बराबरी को तो थे। तो 1720 से लेकर 1770-72 तक जो मराठा आधिपत्य का विस्तार हुआ उत्तर भारत में, आप याद कीजिए कि 1740 के बाद ही जो राघोजी भोसले था नागपुर का, उसने बंगाल बिहार पर आक्रमण किया, वहां से पैसा वसूल उसने किया, उधर पश्चिम में अटक तक वहां की सेनाएं गई। इसकी चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत कम होती है। 1772 के बाद फिर मराठों का जो मराठों की शक्ति जरा कमजोर हुई, और आगे आने वाले करीब 20-25 साल में 1803 तक वो फिर पराजित हुए।
लेकिन ये जो 18वीं शताब्दी में अगर आप नक्शा उठाकर देखें, तो जब नक्शे में सीमा विस्तार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सत्ता बहुत कम थी, लेकिन उनकी चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन ज्यादातर भारत में मराठों की सत्ता थी, उत्तर भारत दक्षिण भारत में उनकी चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास की किताब में नहीं होती या बहुत कम होती है। तो मैं आपका यही कहना चाहता हूँ कि असल मेरी नज़र में अगर आप राज्य विस्तार और राज्य सत्ता के विस्तार की बात करें तो 18वीं शताब्दी मराठों की शताब्दी थी। अंग्रेजों का पतन हो रहा था, मुगलों का पतन हो रहा था और अंग्रेज जो थे क्रमशः उभर कर आ रहे थे। और अंग्रेजों का जो उत्थान है वो ज़्यादा 1772 के बाद ही ज़्यादा होता है। लेकिन 1700 आप अगर मराठों का इतिहास देखें तो अगर पेशवाओं के उत्थान बालाजी विश्वनाथ के बाद 1713 से लेकर कम से कम 1772 तक ये 60 साल जो थे, बाजीराव पेशवा, बालाजी बाजीराव और फिर महादजी सिंधिया, इनका जो कृतित्व है, इनका जो योगदान है इतिहास में, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। मेरा निवेदन ये है कि कभी सिलेबस लिखने की बात हो, किताब लिखने की बात हो आधुनिक भारत में, तो लेखक जो हैं या जो नीति बनाने वाले हैं इस बात पर भी ध्यान रखें कि 18वीं शताब्दी केवल मुगलों के पतन की और अंग्रेजों के उत्थान की शताब्दी नहीं थी, वो उससे ज्यादा मराठों के उत्थान के विस्तार की शताब्दी थी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो पढ़ाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मराठों का जो योगदान है, उनका जो कर्तृत्व है 18वीं शताब्दी में, उसकी चर्चा भी वो करें और शोधकर्ता भी इस बात पर ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी। आपने अपना बहुत संक्षिप्त समय में अपनी संपूर्ण बात को रखा। ये दुर्भाग्य का विषय है हम सभी के साथ कि जो बहुत संक्षिप्त समय है, जो आक्रांताओं के आक्रमण का समय है, संपूर्ण इतिहास को उसमें मध्यकाल बता दिया गया, जबकि जो भारत का इतिहास है लाखों वर्ष पुराना है, उसमें 1% भी विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास नहीं है। लेकिन संपूर्ण इतिहास हमको उन्हीं का पढ़ाया जाता है, आक्रमण का इतिहास पढ़ाया जाता है, जबकि संघर्ष का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। आपने अपनी गहनतापूर्ण और गंभीरपूर्ण बात हमारे सामने रखी। हमारे बीच में हमारे जो मार्गदर्शक हैं और उद्बोधन हम सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ऐसे माननीय डॉक्टर बाल मुकुंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भारी व्यस्तता के बीच में अपना समय हम सभी को दे रहे हैं। आप वर्तमान में अभी कलकत्ता में हैं और किसी कार्यक्रम में हैं, उस कार्यक्रम से अपना समय निकाल के हम सभी के बीच में आज उपस्थित हैं। डॉक्टर बाल मुकुंद जी भाई साहब को हम आमंत्रित करते हैं कि आपका उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हो। बाल मुकुंद जी भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात को हम सभी के बीच में रखें। आप बोल रहे हैं, एक आदमी और बोलवा दीजिए, एक आदमी और बोलवा दीजिए जी परसों अभी वैसे क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्त है, इसीलिए इस विषय को जिज्ञासा समाधान के रूप में करे जा सकते हैं। हमारे जो प्रतिभागी हैं अभी आज के जो विषय है उससे संबंधित कोई जिज्ञासा है तो उसका समाधान भी हमारे बीच में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी हैं और सुरेश मिश्रा जी हैं। तो उनकी जो जिज्ञासा है उसका अवश्य समाधान होगा। श्री धर्मपाल शोध संस्थान हाँ भोपाल के हमारे भी लोग हैं। हाँ हेलो हेलो हाँ जी आ रही है आवाज आ रही है जी, आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है। श्री धर्मपाल शोध संस्थान भोपाल के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार धर्मपाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस विषय पर आयोजित इस वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन एवं जनसंपर्क, माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी, मंत्री पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म, प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी, प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, प्रोफेसर अलकेश चतुर्वेदी जी और इस संस्थान के निदेशक
डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के आसपास बहुत बड़ी संख्या में समाज को नई दिशा देने वाले और भारत को पुनर्निर्मित करने की दिशा में काम करने वाले एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे इतिहास के पन्नों में भुलाया गया है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के निर्माण में है। ऐसे में माननीय धर्मपाल जी का नाम एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में लिया जा सकता है। धर्मपाल जी का जन्म आज ही के दिन 1922 में मुजफ्फरनगर के जो उत्तर प्रदेश में है वहां हुआ था। उनकी पढ़ाई भी डीएवी कॉलेज लाहौर से हुई। कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक स्कॉलर डीएवी लाहौर से जाकर पढ़ाई अपनी पूरी करता है। प्रारंभ से ही गांधी जी के संपर्क में उनका रहना होता है और गांधी जी को अवतारी पुरुष के रूप में मानकर उनका अनुसरण धर्मपाल जी करते हैं। इधर जब उनके द्वारा लिखे हुए साहित्य जो अंग्रेजी में लिखे गए थे उसका जब हिंदी अनुवाद हुआ है या प्रचलित हुआ है तो आज के समय में भारतीय चिंतन परंपरा में धर्मपाल जी के विचार बहुत ही समीचीन और प्रासंगिक हो गए हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना जिसका कार्य मैं करता हूं वह यह मानता है कि इतिहास के अध्ययन के पीछे उसका रेलेवेंस का होना आवश्यक है। अगर प्रासंगिकता नहीं है तो इतिहास का अध्ययन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम धर्मपाल जी के विचारों को ठीक प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि वो रेलेवेंस होना चाहिए और वह साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। भारत में रहकर के भी और एक लंबे समय तक विदेश में रहकर विदेशी संस्कृतियों में भारत का दर्शन करने वाले धर्मपाल जी ने लंबे समय विदेश में रहने के बाद, विवाह संबंध भी विदेश में करने के बाद, पुत्र पुत्रियों का रहन सहन और जीवन विदेश में रहने के बाद भी वह भारतीयता से कहीं दूर नहीं दिखते और भारतीय चिंतन और भारत को जानने समझने की ललक और उसके प्रसाद के रूप में भारत को बहुत बड़े चीजों के देल के रूप में धर्मपाल जी दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि भारत के इतिहास में विकृतियां लाई गई हैं। जो 10 वॉल्यूम में उनकी पुस्तकें पब्लिश हुई, भारतीय चित्त मानस एवं काल, 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान, भारतीय परंपरा में असहयोग, रमणीय वृक्ष जो 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा पर एक बहुत विशद अध्ययन है, पंचायत राज एवं भारतीय राजतंत्र, भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल, भारत की लूट एवं बदनामी, गांधी को समझें, भारत की परंपरा, भारत का पूर्वबोध, ये 10 वॉल्यूम जो पुस्तक छपी है इसका संक्षिप्त अध्ययन करने पर वास्तव में शोध संस्थान के माध्यम से इन सारे पुस्तकों का विशद अध्ययन करने का ही उद्देश्य शायद शोध संस्थान का है, जो स्वयं जी करके अपने जीवन से धर्मपाल जी ने उसको देखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास को भारतीय चित्त के प्रकाश में, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में धर्मपाल जी ने देखा है और उनका मानना है कि भारत के चित्त के ज्ञान के अभाव में भारत के इतिहास को लिखना, समझना और पढ़ना
ये भारत के इतिहास के साथ बेईमानी होगा। अगर भारतीय चैतन्य से इतिहासकार तादाम्य स्थापित नहीं करता, भारतीय चित्त से इतिहासकार और साहित्यकार का चित्त स्थापित नहीं है, तो शायद वह भारत के इतिहास के साथ बेईमानी करेगा। दुर्भाग्य रहा इस देश में कि एक ऐसे इतिहासकार ने भारत के इतिहास के काल विभाजन किया एशियाई सोसाइटी कलकत्ता में के माध्यम से, जो स्वयं कहता है कि मैं भारत में कभी नहीं आया हूं, मैं भारत की कोई भाषा नहीं जानता हूं, मैं भारत के किसी से नहीं मिला हूं। ऐसी स्थिति में वह भारत के इतिहास के साथ एक छद्म श्वान करता है और निश्चित रूप से हमको नीचा दिखाने का, भारतीय परंपरा और संस्कृति को नीचा दिखाने का ही कार्य करता है। इसलिए धर्मपाल जी जब चित्त की अवधारणा की बात करते हैं तो दीनदयाल जी के समान उनके चित्त की अवधारणा एक समरूप दिखाई देती है। जीवन भर गांधीवादी रहने वाले, बाल्यावस्था से ही खादी का वस्त्र का धारण करने वाले, भारतीय संस्कृति के रस में आमूल चूल डूबे हुए धर्मपाल जी लंबे समय तक वर्धा के गांधीधाम में निवास करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य गांधी के विचारों के माध्यम से भारत के उस निर्माण की बात करते हैं, उस गांव के विकास की वो बात करते हैं। ऐसी स्थिति में धर्मपाल जी के उन विषयों का अध्ययन, और अध्ययन नहीं तो डेप्थ में अध्ययन, और वर्तमान परिस्थितियों के साथ मिल करके उसके साथ क्रॉस चेकिंग करते हुए हम धर्मपाल जी के विषयों के अध्ययन के माध्यम से भारत के इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में स्थापित करने का हम काम कर सकते हैं। उनका मानना है कि भारत में विकृतियां आई नहीं हैं, विकृतियां लाई गई हैं। 1813 के चार्टर्ड के माध्यम से भारत के इतिहास को, भारत के हिस्टोरिकल रूट्स को, भारत के हिस्टोरिकल या कल्चरल रूट्स को डिस्टॉर्ट करने के लिए और अंग्रेजों के कॉलोनी स्थापित करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत किया गया है। जब तक हीन भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर आत्मविस्मृति नहीं आएगी, तब तक हम अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते। अंग्रेज को अपनी कॉलोनी बनानी है, इसीलिए वो प्रयास करके भारत के जन में, भारत के मन में आत्मविस्मृति को लाने का प्रयास करते हुए उस प्रकार के इतिहास और शिक्षा की स्थापना करते हैं। वो अपने जो पुस्तक रमणीक वृक्ष जो हिंदी में प्रकाशित है, उसमें 18वीं शताब्दी में शिक्षा की व्यवस्था को देखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे देश में 1,56,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल थे। यहां तक कि प्रत्येक ब्राह्मण का घर कोई ना कोई विद्यालय का रूप में था और शिक्षा का कोई शुल्क नहीं था। शिक्षा एक पैशन के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में, एक दान के रूप में लोग दिया करते थे और उसके आधार पर भारत विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित कर पाया था। आज शिक्षा का जो बाजारीकरण हो गया, शिक्षा का जो सरकारीकरण हो गया, जिसको अंग्रेजों ने प्रारंभ किया, तो उसी रास्ते में हम चले हैं। आवश्यकता है कि शिक्षा का सामाजिकरण होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र सामाजिक चैतन्य का केंद्र होना चाहिए, सामाजिक चेतना का केंद्र होना चाहिए। आचार्य को सर्वथा तुरीय अवस्था में रह करके और शिक्षा को स्थापित करने का कार्य करना। इतिहास में विकृतियों को लेकर के वो सावधान है और वो कहते हैं कि भारत का इतिहास भारतीय चेतना का प्रकाश में ही होना चाहिए। भौतिक सत्यापन के आधार पर, क्रॉस चेकिंग के आधार पर, आर्काइयोलॉजिकल और आर्काइवल सोर्सेस को का ठीक प्रकार से परीक्षण करके ही भारत के इतिहास की गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। विज्ञान और तकनीकी के विषय में वो जो बताते हैं, जब विज्ञान और तकनीकी की बात करते हैं तो लगता है नहीं कि भारत में विज्ञान और तकनीकी थी। और जितने भी विद्वान हमारे सामने आते हैं वो सारे के सारे कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन है, कोई यूरोपियन है। इसको लेकर के धर्मपाल जी व्यथित हैं और वो कहते हैं जो दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भारत में टेक्नोलॉजी थी। दुनिया के लोग नंगे घूमते थे तो भारत का एक युवक जाकर के दुनिया को वस्त्र पहनाना सिखाता है। हमारा वस्त्र उद्योग
वो लिखते हैं कि 27 प्रकार के हमारे वहां निर्यात करने के प्रोडक्ट थे। वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी थे और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी थे। और हमको बाहर से लाने के लिए हमारे पास कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए हम सब निर्यात करते थे और उसके बदले हम हीरे जवाहरात और सोने आयात करते थे। ये हमारे समृद्धि का कारण था। कृषि और अर्थव्यवस्था पर, कर पद्धति पर, व्यवसाय पर, कारीगरी पर उन्होंने अत्यंत आश्चर्यजनक जानकारी अपने ग्रंथों के माध्यम से दिया है। व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दास बना दिया गया, इस पर उनका बहुत अच्छा लेख और विचार है। भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था पर आक्रमण की बात वो करते हैं। वेशभूषा, भाषा और भार्या, ये चार हमारे भारतीय संस्कृति का स्तंभ हैं। अंग्रेजों के द्वारा, परकियों के द्वारा चारों स्तंभों पर आक्रमण होता है। उसको विकृत करके हमको हमारी मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाना और कॉलोनियल रूप से हमको अपदस्थ करने का कार्य वो की बात वो करते हैं। हमारी शिक्षण पद्धति, हमारा शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति था। हमारा शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को जानना है। हमारा शिक्षा व्यवसायिक नहीं था। साविद्या या विमुक्तय की बात हम करते हैं। हम सुख के साधना के लिए शिक्षा की बात करते हैं। विद्या ददाति विनयम विन्यास जाति पात्रताम पात्रवा धर्मोपनोति धना धर्मत्व सुखम। इस प्रकार से सुख की प्राप्ति का एक सामान्य सिद्धांत हमारा शिक्षा है। यह आत्मिक सुख, अलौकिक और परलौकिक सुख के माध्यम से हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। शिक्षण व्यवस्था की प्रचुरता भारत में पहले से बहुत थी। इस पर उन्होंने काफी विचार दिया है। गांधी को समझने के लिए जो भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी को नजरअंदाज कर दिया गया, जितने दोष थे विभाजन से लेकर के सारे दोष वो गांधी पर थोप करके, महात्मा गांधी जी पर थोप करके, और उस समय के राज करने वाले लोगों ने अपने पवित्र मान लिया। इसे धर्मपाल जी सहमत नहीं है। उनका मानना है कि गांधी को ठीक से समझने की आवश्यकता है। गांधी की कैसी साइकोलॉजी थी, कैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के गांधी के रूप दिखाई देते हैं। जब गांधी अहिंसा की बात करते हैं, आधी धोती पहनते हैं, लेकिन जब 1942 में खड़ा हो कहते हैं कि मैं 1920 का ही गांधी हूं। देखिए, हमारे सामने विकल्प यह है कि करो या मरो। समाज के मानस को जगाना और कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से समाज और देश को लेकर चलने की बात गांधी करते हैं। ऐसे गांधी को समझना इस देश की बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। भारत की परंपरा के विषय में बात करते हुए धर्मपाल जी कहते हैं कि विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवन शैली, परंपरा, मान्यताओं, व्यवहार आदि से निर्मित होती है और उससे एक संस्कृति का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा नित्य नूतन और चिर पुरातन है। ये समय समय पर अपने को इस प्रकार से भारत के बोध और भारत के पूर्व बोध, भारत की परंपरा और किस प्रकार भारत को विदेशियों ने बदनाम किया। विवेकानंद का वह शब्द कि अंग्रेजों जिस प्रकार उन्होंने भारत को बदनाम किया है, अगर हिंद महासागर के तलहटी के सारे मिट्टी तुम्हारे चेहरे पर पोत दिए जाए तभी वो कलंक छुपने वाला नहीं है। अंग्रेजों ने आकर के भारत के महापुरुषों को, भारत की धरती को, भारत के ग्रंथों को, भारत के ज्ञान परंपराओं पालित किया। हमने लंदन के बंदर के करके नकल अकल बेचकर हमने खरीदी शकल। हमने उनका अंधा अनुकरण कर लिया। इसके लिए धर्मपाल जी सावधान करते हैं। आवश्यकता है कि धर्मपाल जी के विचारों के माध्यम से, धर्मपाल जी के व्यक्तित्व के माध्यम से, धर्मपाल जी के कृतित्व के माध्यम से, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से हम भारत के इतिहास, संस्कृति और भारत की सभ्यता और भारत के राजनीति को हम एक नई दिशा में दे सकते हैं। और इसके लिए धर्मपाल शोध संस्थान अग्रसर है। आनंद और खुशी है कि एक विशेष अध्येता ठीक प्रकार से भारतीय संस्कृति से रचे बसे अनवरत परिश्रम करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर, जिनको मैंने पिछले 25 साल 20 साल से जानता हूं, जिनके साथ मैं रहा हूं, ऐसे विद्वान और कल्पक और योजक और चिंतक व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने शोध संस्थान का निदेशक बना के भेजा है। मैं आश्वस्त हूं
कि निश्चित रूप से इनके माध्यम से यह शोध संस्थान धर्मपाल जी के विचारों के माध्यम से भारत के राजनीति में, भारत के शिक्षा में, भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में एक नया दिशा देने में सक्षम होगा और भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखा जाएगा, भारत के चैतन्य प्रकाश में शोध होगा, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशन होंगे और भारतीय चैतन्य के प्रकाश में सिलेबस का निर्माण होगा, जिसका परिणाम होगा कि भारत का प्रत्येक विद्यार्थी और जीवन में जीने वाले लोग अपने को गर्व से भारतीय कहने में गर्व महसूस करेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ आप सभी सज्जनों को, जिसमें आप सबने ठीक प्रकार से सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय और सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्य के लिए हमारे मित्र डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर को शक्ति दे कि वह एक स्थापना करके और धर्मपाल जी के व्यक्तित्व और विचारों के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से भारत के इतिहास को एक सही दिशा देने में सक्षम हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं थोड़ा देर से आया, इसका क्षमा याचना करते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने हम सभी को अपना अमूल्य समय दिया और हम सभी को मार्गदर्शित किया। आपने बताया कि हम जो भारतीय परंपरा है, प्रोफेसर धर्मपाल जी ने उसका विस्तृत अध्ययन किया और भारत की लूट और बदनामी के विषय में जो उन्होंने अपने आलेख अपने 11 वॉल्यूम में प्रकाशित किए, वो सभी हमारे समक्ष उन्होंने अध्ययन के लिए उपलब्ध कराए हैं। भारतीय इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, आपका भी ऐसा मत है। और आपने बताया कि प्रोफेसर धर्मपाल जी ने भी संपूर्ण भारतीय इतिहास को भारतीय चैतन्य के इतिहास में, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में लिखा है और ये भी कहा कि जो भी इतिहासकार और साहित्यकार यदि उसका भारतीय चैतन्य से या भारतीय चेतनता से या भारत की चिति से समन्वय स्थापित नहीं होता तो भारत के साथ अन्याय करता है, हम सभी के साथ अन्याय करता है, हमारी पीढ़ियों के साथ अन्याय करता है। ऐसा धर्मपाल जी का समझ भी। आपने बताया कि हमारा जो भारतीय इतिहास का जो विकृतीकरण है वो विकृतीकरण हुआ नहीं, वो समझबूझकर जानबूझकर किया गया विकृतीकरण है। संपूर्ण विश्व को भारत ने शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता से सराबोर किया, को वस्त्र पहनना सिखाया। आपने बहुत अच्छा बताया। भेष भूषा, भार्या और भाषा, इन चारों पर से आक्रमण हुए हैं। धर्मपाल जी की बात की अगर हम कहें तो डॉक्टर वाल्मीकि जी ने हमको बताया कि धर्मपाल जी पश्चिम अंधानुकरण करने का विरोध करते थे। और आज का जो व्याख्यान हुआ उस व्याख्यान में संक्षिप्तता हम देखेंगे स्थापित हुआ कि प्रोफेसर धर्मपाल एक विचारक, साहित्यकार, लेखक, जिन्होंने भारतीय वैचारिक अधिष्ठान को प्रतिस्थापित करने में अपना भरपूर योगदान किया। और आज हम सब जो बात या विमर्श का जो विषय है वो उन्होंने हम सभी को उपलब्ध कराए इतने कठिन परिश्रम से। और उस समय की परिस्थितियों में जो 18वीं शताब्दी के परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को उन्होंने हम सभी के समक्ष रखा। और जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके जो कठिन संघर्ष के समय था, उस समय भी उन्होंने विद एविडेंस, साक्ष्यों के साथ पत्रक हमारे बीच में उपलब्ध कराए। जी हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे हैं? अभी भारतीय पुनरुत्थान ट्रस्ट जो है गुजरात का, वहां से धर्मपाल जी के ऊपर जो पुनरुत्थान ट्रस्ट है अहमदाबाद में हमारा है, उसमें से वहां से 10 खंड माननीय धर्मपाल जी के ऊपर प्रकाशित हुए उनके समग्र चिंतन को लेकर। और वहीं पर इंदुमती दीदी का काटगरे दीदी है, उन्होंने उसका संपादन किया है। और माननीय धर्मपाल जी की 2 पुत्री और पुत्र, उनकी एक जो पुत्री है गीता धर्मपाल जी, वह उनके उन्हीं के उनके ही काम को आगे बढ़ा रही है भारत में रहकर, जलगांव में। और वह
हाइल्डबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी से सेवानिवृत्त प्राध्यापिका हैं। तो वो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि माननीय धर्मपाल जी को लेकर पूरे देश में कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। और बेंगलुरु में आज 10 खंडों में एक नया कुछ तो धर्मपाल जी के ऊपर जो धर्मपाल शोध पीठ ने अभी तक जो संकलित किया था वह पुस्तक रूप में आकार ले चुका है और उसका आज विमोचन भी बेंगलोर में है। तो गीता धर्मपाल जी भी अपनी कुछ बात रखना चाहेंगी वह अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं उपासना जी से मैं अनुरोध करूंगा कि गीता धर्मपाल जी के जो वीडियो का प्रसारण करें कि वह अपनी भी कुछ बात कहना धर्मपाल जी के ऊपर चाहती हैं। गीता धर्मपाल जी का उस वीडियो को वह का प्रसारण करें। It's a privilege and an honor for me to be talking to you today about Shri Dharampal, whom I'm privileged to be his daughter. We are celebrating his birth centenary this year. He was born in Kandala on the 19th of February 1922. Kandala situated in the district of Muzaffarnagar in western UP. Shri Dharampal was an eminent Gandhian thinker and also a historian and a political philosopher. His work, his contributions have impacted generations of Indian intellectuals in post-independent India. Shri Dharampal, throughout his life, been inspired by Gandhiji from his childhood days when he first caught a glimpse of Gandhiji at the Lahore Congress in 1929. He was aged just 7 and was accompanying his father, who was also a staunch supporter of Gandhiji, to attend this session of the Lahore Indian National Congress. Then, as a young student, he was so inspired by Gandhiji that he abandoned his studies, his BSc in physics, to join Gandhi's movement for Swaraj. And after hearing his awe-inspiring speech at the Gwalior Tank Maidan on the 8th of August 1942, the young student Dharampal joined the Quit India movement and soon became involved with the All India Congress Committee that was being organized by Sucheta Kriplani. He was also in prison for a short while and was then in close contact with Sadiq Ali. Then after the end of the Quit India movement, he decided to engage in rural reconstruction and joined Miraben, who was the British-born disciple of Gandhiji, near Rishikesh. They set up a rural community village project together. And there he worked for some years, but then at partition, he was in charge of the Congress Socialist Center for the Rehabilitation of Refugees from Pakistan. And there he came in touch with Kamala Devi Chattopadhyay and Ram Manohar Lohiya, and also with young friends such as L.C. Jain. And he was also one of the co-founders of the Indian Cooperative Union in 1948. Then his next great contribution to nation building in India was in the period from 1958 to 1965. He was appointed General Secretary of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development in 1958. It was an organization founded by Kamala Devi Chattopadhyay and was soon, the following year, presided over by Shri Jay Prakash Narayan, with whom my father developed a very close relationship of mutual respect and appreciation. He was, soon after he was appointed in 1965, the director of the All India Panchayat Parishad and did quite a lot of work in Tamil Nadu. And there he became aware of the great ingenuity of village. Then there came a turn in his life. For family reasons, he was based in London, and there he decided single-handedly to try and understand how Indian society had been organized during
the pre-British period, just preceding the time before the British took over. And this he did by looking at early British records that were lodged in the East India Company archives, the India Office Library, in the British Library at Oxford, in Edinburgh and other British universities. And he spent about 2 decades looking into this documentary evidence that was provided by early British administrators about the cultural, social, technological and scientific achievements of India at the eve of the British conquest. And in the end, the result was that he published 3 seminal works. The first one was entitled Indian Science and Technology in the 18th Century. And this described the very high level of scientific and technological achievements, including that of medicine, for instance, very widespread use of the inoculation of smallpox in the 18th century, which was not known in other parts of the world. And this is of interest now when India is at the apex of producing vaccines against the coronavirus. India has this long tradition of being the pharmacy of the world. And the research, the documentary evidence that my father managed to unearth from the British archives is evidence of this great knowledge, this wealth of scientific knowledge, medical knowledge. There are detailed practices of how steel and iron was being made, how ice was being made, how paper was made. Then there's also interesting documentation on the observatories, the astronomical observatories, on algebra, on agricultural implements, quite sophisticated. So this book was created quite a stir in academic circles and also inspired young scientists to discover more about indigenous technologies and scientific achievements that were perhaps still being practiced in India. His second book was about civil disobedience and the Indian tradition, which shows the deep roots that Gandhi's satyagraha had in the Indian population. There was a movement of civil disobedience at the beginning of the 19th century against the imposition of a house tax in the Banaras region. And in opposition to this, there was a widespread protest movement that was organized in a very structured manner, but completely non-violently. And on reading this documentation, he considered this to be a reflection of what was happening during Gandhi's civil disobedience campaigns during the 1920s and 30s. And then the third book, which is perhaps the most acclaimed book, is The Beautiful Tree, Indigenous Education in the 18th Century, which was published in 1983 and gives documentary evidence of the widespread existence of community schools, schools that were being funded by the local village economy and to which students, school children from the age of 6 to 15, 16 would be attending. And these children, they came from communities that were belonging to the Shudra caste or below. So this documentary evidence refutes the generally held view that education in India before the coming of the British was limited to the twice-born castes or to the Brahmins. The work that he had done was just a beginning. He was looking at British records, but what was required was work with indigenous sources, because there one would find out more about the inside view of Indian society, of the functioning at the local level, about the specific interests of communities, whereas the British material he was looking at was being viewed at from a
an outsider's perspective, and therefore also was selective and based on their interests. Now, the material that he's collected, a lot has been published. He's also written a number of articles, but there is a lot that is still remaining and which has been digitized. It's a lot of documentary material, something like 50,000 sheets that require further research, and it would be treasure trove for PhD students. And more work needs to be done on indigenous sources. So the work that he did is very inspiring, but it shows that more work of this kind needs to be done, and his commitment and dedication should inspire us and the youth of our country to follow in his footsteps and to be interested in one's own past and have self-confidence in one's own traditions, own practices, and one should not want to idolize them, but to be proud of them and to reform them if necessary, but also to take them forward so that India can be progress in the world community. आपने बड़े संक्षिप्त में संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो प्रोफेसर धर्मपाल जी का था आपने समझाया, संपूर्ण साहित्य और उनकी दार्शनिक दृष्टि जो हमने अभी पूरे अपने वेबिनार में छूट गई थी, वो दार्शनिक दृष्टिकोण पर भी उन्होंने भारतीय जो पीढ़ी है उसको कैसे मार्गदर्शन मिला, इस संबंध में भी आपने हम सभी को बताया। आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी माननीय उषा ठाकुर दीदी, जो मंत्री हैं पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म, मध्य प्रदेश शासन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस समय हम सभी के बीच में दिया। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शिव शेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना जो नई दिल्ली में है, इसी क्या मार्गदर्शन में भारतीय इतिहास संकलन समिति विभिन्न प्रांतों में कार्य करती है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इतनी व्यस्तता के बाद भी एक कार्यक्रम में बीच में रोक कर हम सभी को आपने उद्बोधन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, जो सदस्य सचिव हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, आपने भी अपने इतने अमूल्य समय में भारी व्यस्तता के बीच में हम सभी को समय दिया और मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर सुरेश मिश्र जी, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वरिष्ठ इतिहासकार मध्य प्रदेश में। हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपने इतिहास में या मध्य प्रदेश के इतिहास, स्थानीय इतिहास में बड़ा अमूल्य काम किया। आपने मंडला के इतिहास और दस्तावेजों पर आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, वो हम सभी के बीच में उल्लेखनीय है। आज के कार्यक्रम में के जो संयोजक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम पूरा संचालित हुआ। निदेशक हैं धर्मपाल सूदपीठ स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के। आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने अच्छे हमारे कल्चर एवं संस्कृति विभाग, स्वराज भवन संस्थान के सभी कार्यकर्ता, कर्मचारी बंधु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उपासना मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लगातार हमसे संपर्क रखे के इस सेमिनार का सफल आयोजन करने में अपनी सहभागिता की। हमारे बीच में आशीष श्रीवास्तव, अभय सिंह जी, अभिज्ञान, अंजना सिंह, आशीष श्रीवास्तव, सभी लोग उपस्थित हैं। अजय शुक्ल जी हैं, दिलीप हजारी जी हैं, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी हैं, ध्रुवेंद्र जोधा जी हैं जो इतिहासविद हैं, दिलीप हजारी जी, अनिल प्रकाश शास्त्री जी भी हैं हमारे बीच में, एकता व्यास, हेमा तिवारी,
और सभी मुनीष नेगी जी, संजय तिवारी, सचिन तिवारी जी, नितेश जी, नकानी जी, नथानी जी छत्तीसगढ़ से, अन्य प्रांतों से भी जो हमारे बीच में सभी लोगों ने सहभागिता की, आपका सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संजय यादव जी हैं, सत्येंद्र कुरेरिया जी भी ज्वाइन किया है, राजेंद्र सिंह, सभी के पूजा सक्सेना जी हैं, निर्मला जी हैं, राखी हैं, भावना तिवारी मैडम हैं, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वैभव चौबे जी का भी कि आप आने वाले वेबिनार में जो बड़ा विद्वतापूर्ण होते हैं वेबिनार राजभवन संस्थान और धर्मपाल सूरतपीठ के, आप सभी का अनवरत सहयोग हम सभी को मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ हम सबके सीख हम मिलेंगे और इस चिंतन को और इस विमर्श को आगे बढ़ाएंगे, संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में इस चिंतन की उपयोगिता को साबित करते हुए करेंगे। इस आशा के साथ सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर, शानदार आयोजन के लिए। सभी विद्वतजनों को धर्मपाल सूरतपीठ की तरफ से धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस विमर्श के लिए निकाला और शीघ्र आप लोगों के साथ प्रत्यक्ष आपके दर्शन की अभिलाषा को लेकर मैं इस संगोष्ठी को समाप्त करता हूं। सर ज़्यादा धन्यवाद सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। थैंक यू सर।